हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, कल का वीडियो अगर हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव तो चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और उससे पहले जो है आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ पर खंड बी यानी आपको जो पूछा जाएगा खंड बी में, और खंड ए में जो रहेगा आपका रहेगा वो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। ये 3 चीज़ आप लोग को कर लेना है। उसके बाद हर दिन इसी तरह के वीडियो आएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा जो है वीडियो नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। और हिस्ट्री का अगर सब्जेक्टिव जो है नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक न्याय क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आर्थिक न्याय क्या है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि आर्थिक न्याय से तात्पर्य समाज में बराबरी का प्रयास करना है, किसी के पास अकूत संपत्ति ना हो और कोई भूखमरी से ना मरे। ठीक है, सर्वत्र आर्थिक बराबरी हो, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सभी नागरिकों को हो, यही आर्थिक न्याय है। तो आर्थिक न्याय जो है काफ़ी आसान सी है और ये जो है आपको अगर पूछ दिया जाए तो आप जो इसी तरीके से लिख देंगे या और आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी लिख सकते हैं समझ से। तो दोस्तों, आपको 5 नंबर जो है आसानी से मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या थी। 1978 में जनता दल ने सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग का वादी था पिछड़े वर्गों की पहचान कराना, इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना तथा इन वर्गों की स्थिति सुधार हेतु उपाय बताना। आयोग ने दिसंबर 1980 की अपनी सिफारिशों पेश किया, जिसके अंतर्गत मुख्य सिफारिशें में पिछड़ी जातियों की सरकारी एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण और भूमि सुधार तथा अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों को लागू किया। तो दोस्तों, आप लोग को जो है समझ आ चुका होगा थोड़ा बहुत। अगर आप लोग को समझ नहीं आती है तो आप लोग को करना क्या है कि एक बार आप लोग देखिए वीडियो को, बस दूसरे बार आप जो है फिर से देखिए, यानी 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो मेरे आवाज़ जो है सुनकर आप जो है इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए। तो तीसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय दल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल जहाँ केंद्र का प्रत्यक्षदर्शी होता है, ठीक है, केंद्र का प्रत्यक्षदर्शी होता है, और वहीं क्षेत्रीय दल राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, केंद्र के प्रत्यक्ष दल में आते हैं और यहाँ किस में आते हैं, यहाँ राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य यानी अलग अलग होते हैं। तो केंद्र के अंतर्गत जो कौन आते हैं, राष्ट्रीय दल, और क्षेत्रीय दल आते हैं किसके अंतर्गत, यानी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को समझ नहीं आती है तो आप लोग, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक बार देखिए, उसके दूसरा बार जो है आप इसको फिर से रिपीट करिए, आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगी। और समझने के बाद जो है आप कॉपी में ज़रूर उतारिएगा, लिखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब यहाँ पर काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। भारतीय राजनीतिक के कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। तो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कांग्रेस प्रभुत्व का तात्पर्य आज़ादी के बाद 1967 तक
केन वो प्रांतों में लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन, कांग्रेस प्रभुत्व का प्रमुख कारण विपक्षी दलों में एकता का अभाव होना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी। यहाँ पर जो है मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसका कारण था कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका काफ़ी सराहनीय थी। परिणाम फलस्वरूप 1952 के आम चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, ठीक है। उसके बाद 1957, तो यहाँ पर एक जो है पहला जो है यहाँ पर आ चुकी है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो पहला जो आम चुनाव हुआ था ये 1952 में हुआ था, दूसरा 1957। तो दूसरा 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में भी लोकसभा के लिए निर्धारित 494 स्थानों में कांग्रेस ने 371 स्थान प्राप्त हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा ने कांग्रेस की जीत से कांग्रेसी नेता काफ़ी खुश थे और ऐसा लगने लगा था कि अगले कई दशकों में कांग्रेस का प्रभुत्व शायद ही कमी आए। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई और 1962 के आम चुनाव में भी 494 स्थानों में कांग्रेस को 361 स्थान मिले, ठीक है। तो तीसरा जो कब हुआ था आम चुनाव, तो 1962 में हुआ था। शुरू कब से हुआ था, 1952 से। 1952 उसके बाद 5 साल, हर 5 साल के बाद होता है एक आम चुनाव। तो 1962 जो हुआ था, यानी पहला आम चुनाव हुआ था, दूसरा हुआ था 1957 और तीसरा हुआ था 1962। यानी हर 5 साल को आप जोड़ते जाइएगा तो आपको जो है कभी कभी अगर पूछ दिया जाए तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। उसके स्थान मिले। उल्लेखनीय है कि इन तीनों आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति पर हावी रही, ठीक है। तो 3 बार यानी 15 साल जो है बहुत जो है हावी रही थी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद दूसरा बार देखिए, तीसरे बार आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पर क्या है, क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य ऐसा चेतना है जिसमें क्षेत्रीय पहचान ही राजनीतिक प्रक्रिया की भागीदारी का प्रमुख आधार होती है। क्षेत्रीय पहचान विशिष्ट संस्कृति, भाषा, भौगोलिक परिस्थिति या प्रजाति के आधार पर विकसित हो सकती है। भारत में इस तरह की क्षेत्रीय विभिन्नताएं में सदैव विद्यमान रही है। राजनीतिक में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति दलीय का निर्माण, क्षेत्रीय आंदोलन का विकास अथवा अलगाववाद। तो देख लेते हैं यहाँ पर जी, अलगाववाद के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग जो है पढ़कर देखकर जो है समझ रहे होंगे। तो आप लोग को पूरे जो है क्वेश्चन को याद नहीं करना है जैसे लिखा हुआ, बस आपको समझ लेना है 2-3 पॉइंट और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या थी, एक ध्रुवीय विश्व क्या थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आंसर में। शीत युद्ध के समय, तो 1945 से 1991 जो है हुई थी शीत युद्ध शुरू। 2 अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच शक्ति का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ने इन 2 अलग अलग शक्ति केंद्रों का अगुवा थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा था। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहे कि उन्हें उद्धृत महाशक्ति के दबाव में हो तो बहुआ इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह का
एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द में इस्तेमाल वर्णित करना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है देखने के बाद थोड़ा बहुत जो है आप लोग को समझ आती होगी। अगर आप लोग को पूरी तरीके से समझना है तो आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये जो है क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, जितना जो है आप स्टार पॉइंट करेंगे तो स्टार पॉइंट का भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा है। यह अस्तित्व में सन 1914 ईस्वी में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शामिल समझौता के तहत आई थी। 1934 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया का एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा का नाम किससे रखा गया था? तो मैकमोहन हेनरी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के अनुसार यह चीन के साथ उसकी सीमा है। वर्तमान समय तक उस सीमा रेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है, लेकिन भारत और चीन के बीच भौगोलिक सीमा के रूप में इसे अवश्य माना जाता है। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको दोबारा रिपीट करके पढ़िए, देखिए, बार बार देखिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद नहीं चुनती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान नहीं करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कई प्रतिनिधि या मध्यस्थ होता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से और समझ आ ही जाएगा। दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से जो है समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 9 नंबर में देख लेते हैं, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण ये काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वीवीआई आपके लिए बना हुआ है, इसको ज़रूर जो है एक बार देख लीजिएगा। उदारीकरण 1991 में अपनाई गई विश्व व्यवस्था का प्रभाव आर्थिक जगत पर भी पड़ा है। उदारीकरण की नीति को प्राय संपूर्ण विश्व में स्वीकार कर लिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रों की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है। व्यापार करने के लिए राज्य और स्वतंत्र उद्यमों को छूट दी गई है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। खुलेपन की नीति को मान्यता दी गई। उसके बाद भूमंडलीकरण की नीति का अभिप्राय इन्हें संदर्भों में है। आलोचक इस नीति को अमेरिका तथा विकसित देशों द्वारा अपनाई गई नौ उपनिवेशवाद की नीति बतलाते हैं। विश्व व्यापार संगठन इस नीति का मुख्य न्यायिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, तो ये क्या है जो है मुख्य न्यायिक संस्था है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं वो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि जो बार बार पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन को इसमें हम लेकर आए हैं। तो समझ अगर नहीं भी आती होगी तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। 2-3 बार देखने से आपको आसानी से याद हो जाएगा, यानी आप जो है आसानी से लिख सकते हैं कॉपी पर। अब यहाँ पर क्या है, उत्तर में लेनिन व स्टालिन ने अर्थव्यवस्था साम्यवादी
राज्य के हाथों में रख दी। निजी कृषि व उद्योग व्यवस्था को मिटा दिया गया। राज्य के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जिन्हें क्रूरता से लागू किया गया। समस्त आर्थिक क्षेत्र का सरकारीकरण कर दिया गया। इसी आदेशित अर्थव्यवस्था कहा गया। लेकिन माओ ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का नमूना पसंद किया। मध्यम व निम्न स्तर पर निजी अर्थव्यवस्था बनाए रखी गई। कृषि व बाजार को काफ़ी सीमा तक खुला छोड़ दिया गया ताकि वे छोटे व मध्यम स्तर पर सामंतवाद व पूंजीवाद बना रहे। ठीक है, इसी खुली बाजार अर्थव्यवस्था कहा गया। तो इसे ही ने खुली अर्थव्यवस्था मैंने कहा गया। ठीक है, खुली बाजार अर्थव्यवस्था। तो खुली बाजार अर्थव्यवस्था जो है आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि खुली जैसे खुला हुआ बाजार, वही जो है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो उसी को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था खुली बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह के जो है टाइपिंग करने में और इसको जो है लिखने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप लोग जो है लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगला यानी जिस विषय का बोलिएगा तो आप लोग, मैं उस विषय का टाइपिंग करके अच्छी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना है तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।